वेलकम टू ए एडू और ए एडू के हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत क्या पढ़ रहे थे, तो फंडामेंटल राइट को और हमने इस फंडामेंटल राइट के दौरान कई सारे केसेस को देख लिया, जैसे कि शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ। उसके बाद 1973 का सबसे इम्पोर्टेंट हमने केस देखा, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। उसके बाद 1951 का केस हमने देखा, जो जमींदारी मामला था। तो अब हम लोग 1967 का एक बहुत महत्वपूर्ण केस देखते हैं, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। तो 1967 का एक केस है, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। तो दो भाइयों के द्वारा यह केस किया गया था, याद रखेंगे। तो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, तो 1967 ईस्वी के मुकदमे से पहले अदालतों ने 1951 ईस्वी और 1965 ईस्वी में क्या फैसला किया कि संसद मौलिक अधिकार से संबंधित संविधान के भाग 3 में संशोधन कर सकती है, उसे वैध माना जाएगा। तो 1967 ईस्वी के मुकदमे से पहले अदालतों ने 1951 ईस्वी और 1965 ईस्वी में क्या फैसला किया था? यही फैसला किया था कि संसद मौलिक अधिकार से संबंधित संविधान के भाग 3 में संशोधन करती है तो उसे वैध माना जाएगा। लेकिन 1967 में क्या हुआ कि 1967 में गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य मामला आया। यह मामला क्या था? इस मामले के बाद संविधान में संशोधन हुआ और उच्चतम न्यायालय ने कहा कि संविधान में संशोधन एक विधि है और इस निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय आर्टिकल 368 में निर्धारित प्रक्रिया के तहत संसद के मूल अधिकारों से संबंधित संविधान के भाग 3 में किसी भी प्रकार के संविधान के संशोधन के अधिकार पर रोक लगा दी। याद रखेंगे, यानी संसद भारतीय नागरिकों को उनके मूल अधिकार से वंचित नहीं कर सकती। तो 1967 के मुकदमे से पहले अदालतों ने 1951 और 1965 ईस्वी में क्या फैसला किया था कि संसद जो भी मौलिक अधिकार से संबंधित संविधान के भाग 3 में संशोधन करती है तो उसे वैध माना जाएगा। लेकिन जब 1967 का केस आया, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य मामला, तो इस केस के बाद संविधान में एक बार फिर संशोधन हुआ और उच्चतम न्यायालय ने क्या कहा, अर्थात सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान में संशोधन एक विधि है। याद रखेंगे, संविधान में संशोधन एक विधि है और इस निर्णय में जो सुप्रीम कोर्ट है वह अनुच्छेद 368 में निर्धारित प्रक्रिया के तहत संसद के मूल अधिकारों से संबंधित संविधान के भाग 3 में किसी भी प्रकार के संशोधन के अधिकार पत्र पर रोक लगा दी। यानी कि संसद जो है वह भारतीय नागरिकों को उनके मूल अधिकार से कभी भी वंचित नहीं कर सकती। याद रखेंगे। अब ये केस क्या था? तो पंजाब में दो जमींदार भाई थे, एक का नाम था हेनरी गोलकनाथ और दूसरे का नाम था विलियम गोलकनाथ। तो पंजाब में गोलकनाथ टाइटल के नाम से दो भाई थे, एक का नाम था हेनरी गोलकनाथ और दूसरे का नाम था विलियम गोलकनाथ। इन दोनों के पास 500 एकड़ से ज्यादा की जमीन थी। 500 एकड़ से ज्यादा इन दोनों के पास जमीन थी। चूंकि इनके पास इतनी जमीन थी तो इन्हीं के समय पंजाब के सरकार ने एक भूमि अधिग्रहण नियम को पारित किया, जिसके अनुसार कोई भी व्यक्ति 30 एकड़ से ज्यादा जमीन नहीं रख सकता और यदि इससे ज्यादा जमीन रखता है तो उसे उस जमीन को जरूरतमंदों में बांट दी जाएगी। अगर 30 एकड़ से ज्यादा जमीन होता है तो वो सभी जमीन जरूरतमंदों और गरीबों में बांट दी जाएगी।
ऐसी घोषणा की पंजाब गवर्नमेंट ने, एक नियम बना दिया। इस पर दोनों भाई नाराज होकर कहाँ चले गए, तो सुप्रीम कोर्ट चले गए और केस कर दिया। और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि क्या संविधान में संशोधन करके सातों मौलिक अधिकार को समाप्त किया जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया कि संविधान में संशोधन एक विधि है। अर्थात ऐसा नहीं कि जो कानून बन गया तो वो लकीर का फकीर हो गया, ऐसा नहीं है। इससे मौलिक अधिकार पर कोई हनन नहीं होना चाहिए। इसीलिए कह दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि संविधान में जो भी संशोधन हो रहा है वह एक विधि है। कि पंजाब में दो जमींदार भाई थे, हेनरी गोलकनाथ और विलियम गोलकनाथ। इनके पास 500 एकड़ से ज्यादा की जमीन थी। अब इनके पास इतनी सारी जमीन थी तो गवर्नमेंट जो है यह इन जमीन को हथियाना चाहता था, क्योंकि 30 एकड़ से ज्यादा जमीन किसी के पास नहीं रख सकते, यह सरकार की प्रॉपर्टी हो जाती है। तो इसी के लिहाज से पंजाब सरकार ने एक नियम बनाया कि भूमि अधिग्रहण का नियम, जिसे कहा जाता है कि 30 एकड़ से ज्यादा जमीन कोई भी व्यक्ति नहीं रख सकता। और 30 एकड़ से ज्यादा यदि कोई जमीन रखता है तो 30 एकड़ के बाद जो जमीन बच जाते हैं वह क्या हो जाएगा, तो वह गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी हो जाएगी और इससे गरीबों और जरूरतमंदों की पूर्ति होगी। तो इसी के लिहाज से जब इनकी जमीन जो है 470 एकड़ छीन ली गई, गवर्नमेंट अपने हाथ में ले ली, तो इन्होंने पंजाब सरकार के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में केस कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में जब केस किया तो इन्होंने कहा क्या सातों मौलिक अधिकार को समाप्त किया जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने के फैसला सुनाया कि संविधान में संशोधन एक विधि है, अर्थात सातों जो मौलिक अधिकार है उसको समाप्त किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए जो भाग 3 है उसके मूल ढांचा में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। याद रखेंगे, अर्थात मौलिक अधिकार को कोई हनन नहीं होना चाहिए। तो ये तो था हमारा 1967 का गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। अब हम लोग आते हैं आर्टिकल 14 पे, अनुच्छेद 14। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 है विधि के समक्ष समता। विधि के समक्ष समता या समानता, याद रखेंगे, जो कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि आर्टिकल 14 क्या है, तो विधि के समक्ष समता, अर्थात जो भी कानून बनता है वह सभी के लिए एक समान होता है, कि कानून के समक्ष सभी लोग क्या है, तो एक समान है। यह कहां से लिया गया है, तो ब्रिटेन से लिया गया है, ए भी डाइसी के सिद्धांत से। तो काफी इंपॉर्टेंट है कि यह विधि के समक्ष समता ब्रिटेन से ए भी डाइसी के सिद्धांत से लिया गया है। इसके अनुसार राज्य का कानून सभी व्यक्तियों के लिए एक समान लागू होगा। तो इसके अनुसार राज्य का कानून सभी व्यक्तियों पर एक समान लागू होगा। समान परिस्थितियों में राज्य किसी व्यक्ति के अमीर या गरीब होने अथवा किसी अन्य आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं कर सकता। याद रखेंगे। तो आर्टिकल 14 में क्या कहा गया कि यह विधि के समक्ष समता के बारे में बताया गया। यह ब्रिटेन से लिया गया है, ब्रिटेन के ए भी डाइसी के सिद्धांत से। इसके अनुसार राज्य का कानून सभी व्यक्तियों के लिए एक समान लागू होगा, चाहे वो समान परिस्थितियों में राज्य किसी व्यक्ति के अमीर या गरीब होने अथवा किसी अन्य आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं कर सकता। अर्थात जो भारत है वह किसी व्यक्ति के, चाहे वो गरीब है चाहे वो किसी भी जाति धर्म का हो, तो उनमें मतभेद या भेदभाव नहीं कर सकता। अर्थात तालाब सभी के लिए, वृक्ष सभी के लिए, पहाड़ सभी के लिए, या जो भी व्यवस्थाएं सरकार करेगी वह सभी व्यक्तियों के लिए अप्लाई होगा। अनुच्छेद 14 को उच्चतम न्यायालय ने आधारभूत या मूलभूत संरचना माना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आर्टिकल 14 को सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, तो आधारभूत या मूलभूत संरचना कहा है। इसमें संविधान के संशोधन के बावजूद भी किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन
नहीं किया जा सकता। तो आर्टिकल 14 को सुप्रीम कोर्ट ने आधारभूत या मूलभूत संरचना माना है। इसमें संविधान के संशोधन के बावजूद भी किसी प्रकार का कोई चेंजिंग या परिवर्तन नहीं किया जा सकता। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। देखिए, तो एभी डाइसी के सिद्धांत विधि के शासन में 3 प्रकार की बातें कही गई है। एक, इच्छाधीन शक्तियों की अनुपस्थिति अर्थात विधि की सर्वोच्चता, विधि के समक्ष समानता अर्थात कोई व्यक्ति कानून से बड़ा नहीं, और तीसरा है व्यक्तिगत अधिकारों की प्रमुखता। तो जिसमें प्रथम 2 बातें समानता के अधिकार में अपनाए गए हैं। याद रखेंगे कि अर्थात इच्छाधीन शक्तियों की अनुपस्थिति अर्थात विधि की सर्वोच्चता और विधि के समक्ष समानता अर्थात कानून से बड़ा कोई चीज नहीं होता है। ये दोनों चीज आर्टिकल 14 में लिया गया है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, अब हम लोग देखते हैं आर्टिकल 15 के बारे में। आर्टिकल 15 के बारे में अब हम लोग आते हैं अनुच्छेद 15। तो बहुत इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 15। तो इसमें कई पार्टों में बांटा गया है अनुच्छेद 15 को। तो अनुच्छेद 15 जिसमें लिखा गया है धर्म, धर्म, मूल वंश, नस्ल, मूल वंश, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान, जन्म स्थान के आधार पर राज्य के नागरिकों से राज्य के नागरिकों से किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकता, भेदभाव नहीं कर सकता। तो आर्टिकल 15 में लिखा गया है कि राज्य धर्म, मूल वंश, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान इन सभी के आधार पर राज्य के नागरिकों से किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं कर सकता। अर्थात सभी नागरिकों को सभी नदियों में पानी पीने का अधिकार है, सभी पेड़ों पर फल खाने का अधिकार है, तो सभी को स्नानागार, सड़क पर चलने का अधिकार है, कुओं से पानी पीने का अधिकार है। तो यह आर्टिकल 15 में लिखा गया है कि इन सभी के आधार पर जाति, नस्ल, धर्म, लिंग, जन्म स्थान, मूल वंश इन सभी के आधार पर राज्य नागरिकों से किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं कर सकता। याद रखेंगे। लेकिन इसमें क्या बताया गया है कि स्त्रियों और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करने से नहीं रोकेगा। लेकिन यह बात कहा गया है कि राज्य स्त्रियों और बच्चों के लिए अलग से प्रावधान कर सकता है। जैसे कि स्त्रियों को अलग से क्या मिलता है, तो आरक्षण मिलता है, वेटेज मिलता है। तो इन सभी पर समानता का यह जो नियम है वह लागू नहीं होता है। उसके बाद बच्चों पर भी यह नियम लागू नहीं होता है। तो समानता का नियम बच्चों और जो स्त्रियां हैं उन पर अलग से लागू किया जा सकता है। इसके लिए आर्टिकल 15 का कोई प्रावधान नहीं है। याद रखेंगे। तो कौन कौन सी चीज कुओं,
तालाबों, कुओं, तालाबों, सार्वजनिक भोजनालय, सार्वजनिक भोजनालयों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों, होटलों एवं सार्वजनिक मनोरंजक स्थानों, एवं सार्वजनिक मनोरंजक स्थानों, स्थानों, स्नानागारों, सड़कों, सड़कों, उसके बाद दुकानों, सार्वजनिक दुकानों, सार्वजनिक दुकानों और सामाजिक समागम के उपयोग के संबंध में, और सामाजिक समागम, सामाजिक समागम के उपयोग के संबंध में किसी भी प्रकार से भेदभाव नहीं किया जा सकता। नहीं किया जा सकता। तो कुआं, तालाब, सार्वजनिक भोजनालय, होटल, सार्वजनिक मनोरंजक स्थानों, स्नानागारों, सड़कों, सार्वजनिक दुकानों और सामाजिक समागम के उपयोग के संबंध में किसी भी प्रकार से किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। यह आर्टिकल 15 में स्पष्ट कर दिया गया है। याद रखेंगे आर्टिकल 15 में। लेकिन अपवाद में क्या रखा गया है कि अपवाद में रखा गया है, अपवाद में रखा गया है कि राज्य स्त्रियों, बालकों और पिछड़े वर्ग सामाजिक और पिछड़े वर्ग सामाजिक और शोषित वर्गों तथा SC/ST के लिए अर्थात अनुसूचित जाति जनजाति के लिए विशेष उपबंध कर सकती है। विशेष उपबंध कर सकती है। कर सकती है। याद रखेंगे कि अपवाद में किसे रखा गया है, तो स्त्रियों को, बालकों को, जो पिछड़े वर्ग हैं उन्हें, उसके बाद सामाजिक और शोषित वर्ग और SC/ST, इन सभी के लिए गवर्नमेंट
अलग से कुछ व्यवस्था कर सकती है। इन पर आर्टिकल 15 का यदि इन पर आर्टिकल 15 का कोई लागू नहीं होता, कोई भी प्रभाव लागू नहीं होता, क्योंकि गवर्नमेंट चाहे तो इनके लिए अलग व्यवस्था लागू कर सकती है। याद रखेंगे, क्योंकि इनकी अवस्था कमजोर होती है, समाज में इनकी स्थिति क्या होती है, कमजोर होती है। तो समाज में बराबरी का दर्जा लाने के लिए गवर्नमेंट इनके लिए कोई अलग से कानून बना सकती है आर्टिकल 15 के अलावे। अब देखिए, एक केस आया था श्रीमती चंपकम दौरे राजन, जो कि एक ब्राह्मण महिला थी। मद्रास राज्य के विरुद्ध इन्होंने केस किया था। तो हम लोग देखेंगे श्रीमती चंपकम दौरी राजन बनाम मद्रास राज्य केस को अगले वीडियो में, और उसके बाद हम लोग देखेंगे आर्टिकल 16 के बारे में और लोक नियोजन के अवसर को हम लोग देखेंगे। तब तक नमस्कार, जय हिंद।